गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जहाँ तक पढ़ा, हमने अब तक जो टॉपिक कवर किया था वो था इवेंट क्लासिफिकेशन। तो हम सबसे पहले इवेंट क्लासिफिकेशन को रिवाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आज के कोर टॉपिक्स हैं, जो कि 5 Cs फ्रेमवर्क है। सबसे पहले कल हमने लास्ट टाइम इवेंट क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देखी थी। तो जब तक सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जब तक हम पुराना रिवाइज कर लेते हैं। जो इवेंट क्लासिफिकेशन थे जो इवेंट क्लासिफाइड होते हैं उसमें थे मेगा इवेंट्स, हॉलमार्क इवेंट्स, लोकल इवेंट्स, ठीक है, और मेजर इवेंट्स। हॉलमार्क इवेंट और मेजर इवेंट आपको पता ही था, मैंने आपको समझाया था कि क्या क्या होते हैं। जैसे कि मेगा इवेंट था और मेजर इवेंट थे वो बिगेस्ट इवेंट जो इंटरनेशनली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इवेंट वगैरह में आते हैं। हॉलमार्क इवेंट जो एक ट्रेडिशनली चलते हुए आ रहे हैं और जो उनको एक जगह को रिकॉग्निशन उन चीज़ों पे मिली है, वो सारे हॉलमार्क इवेंट्स होते हैं। सिमिलरली लोकल इवेंट्स जो किसी की, जो वहाँ पे जो एंजेंडरिंग कम्युनिटी है उनके लिए सेंस ऑफ प्राइड है, ठीक है, वहाँ उनको रेंज ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो वाली सब सारी चीज़ें आएंगी उसमें, ठीक है। तो बच्चों, अब तक हमने जितना भी इवेंट क्लासिफिकेशन और इवेंट मैनेजमेंट वगैरह जितना भी कुछ पढ़ा है, तो इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हैं? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स वगैरह क्या है? ठीक है, चलो कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो हमने अब तक जितना भी पढ़ा, तो उससे बच्चे क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अपने कॉलेज में कोई फेस्ट करवाना है। फेस्ट मतलब समझते हैं? जो कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं और आप उस प्रोग्राम के हेड हैं। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस प्रोग्राम को पहले प्लान करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे, स्पॉन्सरशिप्स लाएंगे। इस तरीके से वो पूरा एक चेन रन करेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर, आपने जो अब तक पढ़ाया वो तो केवल आपने टॉट किया, केवल रियल लाइफ आपने रियल लाइफ सारी चीजें बताई उस सब मैंने, लेकिन हम कैसे इसको रियल लाइफ में हमारे में यूज कर सकते हैं? देखो बच्चों, इससे आपकी जो स्किल डेवलप्ड हो रही है ना, कम्युनिकेशन स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल, प्लानिंग स्किल, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, आपको बताता हूँ मैं। ये सब देखो आप, जैसे ये देखिए, मल्टीपल टाइप ऑफ इवेंट्स मैं आपको बताता जिसमें बच्चे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स देखो एक बार, ये कल्चरल सेलिब्रेशन के लिए फेस्टिवल, कार्निवल्स, ये बेसिकली दोनों ही फेस्टिवल, त्योहार। कार्निवल जो बड़े लेवल पे, जो जिनको बोलते हैं फेस्टिवल, तो त्योहार, और कार्निवल हो गए जो मेले वगैरह जो होते हैं। सॉरी मैं आज मेरा थोड़ा बच्चों गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा आवाज के लिए सॉरी। और कमेमोरेशंस होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल एंड स्टेट के लिए। अब जिनका भी, जो भी बच्चे इस फील्ड की जो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको इतना नॉलेज तो होगा कि वो इतना तो समझ गए होंगे कि ये इवेंट्स कराने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। पॉलिटिकल एंड स्टेट इवेंट्स होते हैं, समिट, G20 समिट वगैरह हुए थे। रॉयल ओकेजन्स, काफी रॉयल फैमिली से जो रॉयल ओकेजन्स करवाती हैं, जो राष्ट्रपति भवन में होते हैं, उम्मेद भवन में होते हैं, ऐसे काफी सारी वाडियार फैमिली वगैरह हैं जो ये सब चीजें करवाती हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे हो गई, कोई रैलीज हो गई, मीटअप्स हो गया, जन सुनवाई केंद्र हो गए, वीआईपी विजिट्स, फॉरेन विजिट्स, जो फॉरेन मतलब कि फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर होते हैं वो लोग विजिट करते हैं। फॉरेन एम्बेसडर जितने भी होंगे वो सारे विजिट करेंगे इंडिया को, तो उनके लिए जो इवेंट्स होंगे वो। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए कंसर्ट हो गए, अवार्ड सेरेमनी होगी, बिजनेस एंड ट्रेड हो गई, मीटिंग, कन्वेंशन, कंज्यूमर एंड ट्रेड शोज हो गए, फेयर मार्केट्स हो गए, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक हो गए, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, क्लिनिक्स। क्लिनिक्स जो बेसिकली जैसे ब्लड डोनेशन कैंप हो गए, आपने पोलियो कैंप्स हो गए, जो आप गांव गांव जाकर क्लिनिक्स लगा, मतलब कि जो छोटा एक प्रॉपरली एक पूरा के पूरा सेटअप होता है, तो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट कंपटीशन वगैरह, एमेच्योर, प्रोफेशनल, स्पेक्चुअल, पार्टिसिपेंट। इन बेसिकली क्या है, स्पोर्ट्स कंपटीशन काफ़ी टाइप के होते हैं, स्मॉल लेवल, बड़े लेवल, इन सब टाइप से चीज़ें होंगी। रिक्रिएशन हो गई, स्पोर्ट्स और गेम्स फॉर फन हो गए, प्राइवेट इवेंट्स हो गए, वेडिंग पार्टी, सोशल, बिजनेस इवेंट्स एंड टूरिज्म हो गए। फाइनली फाइनली, all events can be categorized as a profitable and non-profitable events. Non-profit events are characterized by special programs mainly devised to enhance the image of the organizers, participants, and some organizations. Another type of non-profit events is charity events devised to collect funds
not for the organizer or participants but for charity purpose. Nevertheless, the majority of events are profitable. Their economic goal is the profit, and social objective are related to implementation of various types of programs, sports, culture, artistic, business, educational, political एंड साइट. बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि देखो, जो मैक्सिमम इवेंट्स होते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही बनाए जाते हैं कि उनको रेवेन्यू जनरेट हो, एम्प्लॉयमेंट मिले, एक जो वो गोल उन्होंने सेट किया है वो गोल उनका पूरा हो. बट काफी सारे जितने भी नॉन प्रॉफिट वाले होते हैं वो दो टाइप से आते हैं, या तो उनकी कंपनी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जनरेट करने के लिए, या फिर चैरिटी के लिए, जो मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, चैरिटी एंड फंड रेजिंग इवेंट्स के लिए. ठीक है. तो बच्चों, आज जो हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है द 5 C's फ्रेमवर्क. इसका मतलब क्या है? द 5 C's फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगा. ठीक है. जब मतलब कुछ वर्ड्स बताऊंगा जिनका स्टार्टिंग वो सी से ही हो रहा है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का नाम है द 5 C's फ्रेमवर्क, कि जो कोई इवेंट को कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है. ठीक है. जैसे यहाँ केवल 3 है. देखो, बेसिकली काफी सारे होते हैं, बट एक प्रॉपर 5 C's नाम इसलिए दिया है, जो मैं प्रॉपर आपको साइट विजिट अभी करवाऊंगा एक साथ में, वहां मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा. लेकिन पहले जो यहाँ लिखा है वो आप देखें. रेवेन्यू मॉडल तो हम कल पढ़ेंगे. कंसेप्ट एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, थीम क्रिएशन, टारगेट डेमोग्राफिक, प्रॉफिटिंग प्रोफाइलिंग एंड कोर मैसेजिंग. कंसेप्ट क्या होता है? किसी भी इवेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? बेसिकली जो एक इवेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्ट, एक कंसर्ट है उसमें सिंगर आके गाना गाएगा, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि ऑडियंस इंजॉय करे, सेलिब्रेट करे, इंजॉय, और ऑडियंस इंगेज रहे, और उसके गाने का प्रमोशन हो, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, प्रमोशन हो. दिस टाइप ऑफ थिंग्स दे वांट ना. ठीक है ना? कि व्हाट अ सिंगर वांट फ्रॉम द कंसर्ट, दे वांट दैट कि पीपल्स हु आर कमिंग शुड enjoy. ठीक है. तो इनका मतलब है एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. भाई, जो इवेंट जिस चीज के लिए हो रहा है उसका वो ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए. थीम क्रिएशन. अब देखो, कंसेप्ट के अंदर ही ये चीजें आती हैं. आपको एक पूरे इवेंट का कंसेप्ट बनाने का मतलब ये है कि उसकी एक थीम बने पूरा प्रॉपर. जैसे कि मान लीजिए आप दिवाली बना रहे हैं, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन के बाद छोटी दिवाली, मतलब छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, मंदिरों में जाना, मतलब एक पूरा क्रिएटिफाई होता है वो पूरा. मतलब उसकी एक थीम पूरी होती है, जैसे शादी होती है, लगन, टीका, जैसे आपके, सॉरी, आप, सॉरी सॉरी सॉरी, आप, हर रीजन में चीजें अलग अलग होती है. जैसे कि इन हिंदू वेडिंग्स वी कैन से दैट कि रिंग सेरेमनी, गार्लैंड सेरेमनी, वरमाला सेरेमनी वगैरह. उसके बाद आगे हम जाएंगे तो फेरे वगैरह, तो एक पूरा थीम होता है. सिमिलरली, एक, मान लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस का इवेंट है, सबसे पहले इवेंट इंट्रोडक्शन, जो उसमें भी जो बिग पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनका इंट्रोडक्शन, स्पॉन्सरशिप इंट्रोडक्शन, आफ्टर आफ्टर ऑल वो किस एजेंडा के लिए है, मतलब उनका आज का टॉपिक क्या है टू टॉक. ठीक है. टारगेट डेमो, थीम क्रिएशन समझ में आ गया आपको. उसके बाद टारगेट डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग और कोर मैसेजिंग. ठीक है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जिसको आप, जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, उसी वे में आप वो चीज करें. हाँ. तो मैं ये समझा रहा था, जो टारगेट ऑडियंस है, जैसे कंसर्ट के लिए जो ऑडियंस आई होगी, ऑब्वियसली वो अपना इंजॉयमेंट के लिए आई होगी, तो उसको उसी टाइप की चीज उनको वहां पे मिले. ठीक है. अब उसके बाद रुको, मैं यहाँ पे बाद में आऊंगा, पहले आगे और पढ़ लेते हैं. कंट्रोल एंड कैनवास.
मैनेजिंग बजट्स, कंप्लायंस, साइट लेआउट डिजाइन एंड वेन्यू, फिजिकल कैपेसिटी, स्टेजिंग। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जो कोई चीज कर रहे हैं तो कंट्रोल एंड कैनवास का मतलब ये है कि आप प्रॉपरली एक सेटअप बनाएं। जैसे पेंटिंग बनाने से पहले पेंटिंग का कैनवास बनाया जाता है। कैनवास का मतलब होता है कि उस जो कागज उसके लिए तैयार किया जाता है, उस कागज पे कई लोग उस पे कुछ पेंट भी करते हैं, उस पेंट से नॉर्मल पेंट बिफोर, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई ऐसी ड्राइंग बनानी है जिसमें मेरे को कलर थोड़े डार्क डार्क प्रेजेंट करने हैं। डार्क जैसे कि मान लीजिए मैं कोई मतलब ब्लडी थीम की मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसमें पहले पूरे पे रेड कलर करूंगा, लाइट रेड। उसके बाद उसमें एक ड्राइंग बनाऊंगा, ड्राइंग के बाद मैं ड्राइंग के अंदर कलर करूंगा, जिससे क्या होगा ना, जो ऑरा ऑफ द ड्राइंग ड्राइंग होगा वो डार्क में चला जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जो आप मान लीजिए कंसर्ट के लिए मैं एक स्टेडियम बुक कर रहा हूँ, तो उसके लिए अंदर स्टेज भी बनेगा, उसके लिए रोपिंग भी होगी, उसके लिए काफी सारी चीजें होंगी। ठीक है? फिजिकल कैपेसिटी, स्टेजिंग, ये वगैरह वही चीजें हैं। कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, पीआर आउटरीच एंड लाइव एग्जीक्यूटिव डे कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है बेसिकली मार्केटिंग। जब कम्युनिकेशन में वही सारी चीजें आती है, जब आपको एक आदमी से दूसरे आदमी को मिलना हो, आपको अपने इवेंट का उन तक प्रमोशन करना हो। ठीक है? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पीआर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरी एक पूरी पीआर टीम होगी। पीआर टीम का मतलब होता है जो मेरे पर्सनल रिप्रेजेंटेशन के लिए होगी, पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेशन टीम होगी, ऐसा मान लीजिए कुछ भी जो बात है। पीआर टीम देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, किसी बच्चे को ना समझ में आया तो। पीआर आउटरीच, PR outreach, also known as a media outreach, is the proactive processing of contacting journalists, influencer, bloggers, and media outlets to pitch stories। ऐसे कुछ नहीं समझ में आया, ये तो जो मैंने बोला वही है। अब देखिए आपको इस इमेज के थ्रू मैं कुछ चीजें समझाऊंगा। ये तो प्रेस रिलीज आउटरीच है तो ना, प्रेस PR आउटरीच। बेसिकली ये देखिए, आपको एक पूरी किसी जन मतलब किसी जो पब्लिक एंगेज होने वाली है, अब उस पब्लिक तक ये बात तो आपने पहुंचानी पड़ेगी ना कि हमारा ये इवेंट है, दिस दैट है। तो आप कैसे कैसे पहुंचा सकते हो? रेडियो, टीवी, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट, रेपुटेशन, सोशल मीडिया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आप लोग हायर करोगे। ठीक है? और उन तक अपने अपना प्रमोशन करोगे यार, इनडायरेक्टली। एक जैसे रील वाला होता है, जो कोई रील बनाता है वो अपना प्रमोट कैसे करता है? ब्रांड से कोलेबरेट करता है, दूसरे इन्फ्लुएंसर के थ्रू शाउट आउट लेता है। शाउट आउट समझते हो कि इफ आई एम मोर पॉपुलर देन समवन, आई विल से his or her name on my personal channel to improvise her channel। ठीक है? What are the five C's of the event management? Event management and the event planning requires a few skills for success, qualities such as attention to detail, creativity, create role of creativity। मैंने आपको उस दिन समझाया था कि अगर कोई बच्चा उस चीज को मिस करके गया होगा तो पक्का उसको ये नहीं समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट नहीं, यहाँ नहीं है। रोल ऑफ क्रिएटिविटी मैंने आपको इसमें ही बताया था। रोल ऑफ क्रिएटिविटी बच्चों, रोल ऑफ क्रिएटिविटी इज वे फार देन मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। यार मैं तुम लोगों को रोल ऑफ नहीं, इसमें नहीं बताया था। रोल ऑफ मैनेजमेंट तो मैं आपको दोबारा इस इसमें ढूंढ देता हूँ, मेरे इस टॉपिक में रोल ऑफ क्रिएटिविटी 1.8। एक सेकंड बस। मैंने मैंने आप लोगों को बताया था रोल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज मार्क्ड बाय द एबिलिटी टू क्रिएट, ब्रिंग इनटू एक्जिस्टेंस, to invent into a new form, to produce through imaginative skills, to bring into existence something new। Creativity is not ability to create out of nothing, but the ability to generate new ideas by combining, changing or reapplying existing ideas। बेसिकली मैंने आपको क्रिएटिविटी का मतलब बताया था, उसका मतलब ये होता है कि
जो चीजें प्रेजेंट हैं, उन चीजों में मान लीजिए कोई दिक्कत हुई, तो आप उन चीजों को कैसे ओवरकम करेंगे, कंबाइन करके आप और क्या अच्छा करेंगे, उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। ठीक है। पेशेंस एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। पेशेंस, देखो, शांति रखना ही किसी शांति रखना और धीरज से ही कोई काम अच्छा हो सकता है। विदाउट दैट वी कांट से दैट कि कोई काम अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम हमें पेशेंस ही नहीं है, तो हम कैसे किसी काम को अच्छे से कर देंगे। आगे है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। ऑल कम इनटू अ प्ले एट अ मल्टीपल पॉइंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस। अब देखो, हर एक चेन जो है वो कनेक्टिंग है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मेरा? कनेक्टिंग मतलब कि हर एक चेन की एक कड़ी है, कि आप डिटेलिंग से एक प्लान करेंगे, क्रिएटिविटी की एक टीम रखेंगे, या फिर आप खुद क्रिएटर बन सकते हैं, जो मतलब जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, यू कैन शो दैट ना। पेश अगर एक इवेंट मैनेजर के अंदर पेशेंस नहीं होगा, तो वो इवेंट पेशेंस से नहीं करा सकता, सीधी बात है। और थिंकिंग प्रोसेस उसका एक लेवल का होना चाहिए। Therefore, it's important to approach event management with a solid plan that helps you navigate the rocky road sometimes and emerge out of the other side relatively unscathed, bathed in the glory of a successful event. इसका कहने का मतलब है कि पत्थर वाले रोड पे चलने पे तभी आपकी हेल्प होगी जब आपके पास एक सॉलिड प्लान होगा। अगर जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, रास्ता नहीं पता होता है, तो वी विल हायर अ गाइड to guide us or navigate us to reach our summit. Okay, that's the mean कि we have a solid plan or a solid approach to do an event. That's the main thing or a main goal, जिससे कि हम एक इवेंट को कंप्लीट शानदार बना सकते हैं। ठीक है। If you have been tasked with a delivering a memorable, engaging and effective events, you are probably have because you have no idea where to start. ये तो थोड़ा पूरा प्रमोशन इसमें घुसने की हमें जरूरत नहीं है। द 5 C's ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट। टू हेल्प यू डू दिस इन द आर्टिकल वी आर गोइंग टू कवर द 5 C's ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट, which are a great starting point of putting a plan together. There are concept, coordination। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने? अब वहां के पहले आपको ये पॉइंट याद रखना है। कॉन्सेप्ट, कंट्रोल कैनवास एंड कम्युनिकेशन। मैंने बताया था आपको, बाकी के जितने भी चीजें मैं यहाँ पढ़ाऊंगा। कंसेप्ट हो गया, कंट्रोल कैनवास वाला हो गया, कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन वाला ही कोऑर्डिनेशन है, क्यूमुलेशन सारी चीजों को मिलाना, और क्लोज आउट एंडिंग। ठीक है। बट व्हाट डू दे मीन एंड हाउ डू यू अप्लाई देम टू इवेंट मैनेजमेंट? अब ये मैं आपको समझाऊंगा यहाँ। अब देखो, जो भी चीजें होने वाली है, अब हमारी स्लाइड, मान लीजिए कि आपका टॉपिक यही, और इसी स्लाइड को आप एंड तक देखेंगे, आपको मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा, बट पहले ये चीजें समझा। फर्स्ट अप कंसेप्ट, व्हेन यू कंसेप्चुअलाइज योर इवेंट यू क्रिएट द फ्रेमवर्क। ठीक है। वी विल do screenshot and after that we can manage ना, बट ठीक है, कोई बात नहीं यार। मैं सोच रहा था कि इस चीज को डाउनलोड करके मैं आपको लिख लिख के समझाऊं, क्योंकि वी डजंट हैव पेन ना, हमारा पेन नहीं है इसको समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट अप कंसेप्ट, व्हेन यू कंसेप्चुअलाइज योर इवेंट यू क्रिएट द फ्रेमवर्क फ्रॉम विच इट विल ग्रो। इन डूइंग दिस यू नीड टू कंसिडर। अब ये जो चार चीजें हैं, ये 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन का एक एक बच्चा मुझे जवाब बताएगा या फिर मतलब समझाएगा। वाई यू आर होल्डिंग योर इवेंट? कोई बच्चा बताना चाहेगा? हम्म, बताओ बताओ। मतलब किसी को नहीं समझ आ रहा अभी तक है? कोई बच्चा ये नहीं बताना चाह रहा कि केवल इस चीज का मतलब क्या है, वाई यू होल्डिंग योर इवेंट? इसका बेसिकली मतलब है कि आप अपना इवेंट क्यों करवा रहे हैं, हु विल बी इन अटेंडेंस, कौन आएगा, कौन लोग उसकी ऑडियंस हैं, व्हेन इट विल बी, कब होगा, वेयर इट विल बी, कहाँ होगा, व्हाट विल हैपन एट द इवेंट, इवेंट में क्या होगा।
ये 5 क्वेश्चंस का मतलब है आपको आपका इवेंट का गोल, आपके इवेंट की ऑडियंस, आपके इवेंट का वेन्यू, आपके इवेंट की तारीख और आपके इवेंट का पर्पस, 5 चीजें। इफ यू don't have clarity regarding these things, it means you doesn't conceptualize your event। मेरे कहने का मतलब है अगर आपने इन 5 पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा, किसका? कंसेप्ट, कम्युनिकेशन, पर्पस, ऑडियंस, डेट एंड वेन्यू, तो यहीं पर आपके कंसेप्ट का मैटर खत्म हो जाता है। सीधी बात है, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ना कि आप क्या करवा रहे हैं। Don't skim on the details here. Really mind down into each of the above points and take the time to understand all corners of your event. First of all, what is the purpose of your event? What is the end goal? This objective needs to be clear and communicable to your audience. अब यार मान लीजिए कि मैं एक पोस्टर बना रहा हूँ जो मुझे रोड पे लगाना है, बहुत बड़ा पोस्टर है जो सबको दिखेगा आती जाती गाड़ियों को, और वो पोस्टर मुझे बनाना है एक किसी, मान लीजिए जो आपके आपके जिले में होने वाला है G20 समिट, उस G20 जिले में नहीं, सॉरी, एक स्टेट में होने वाला है G20 समिट। तो G20 समिट का मुझे वो पोस्टर बनाना है जिसमें काफी गवर्नमेंट सेले मतलब गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस और काफी की उसमें फिगर्स की पिक्स वगैरह सब कुछ आएंगी। बट मैंने वो ऐसा इवेंट बनाया जिससे लोगों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस चीज से रिलेटेड है। तो फिर क्या उस पोस्टर लगाने का कोई सेंस है? नहीं है। दैट्स द रियल। When you have this, you can start to think about the audience, how you will reach them and how you will engage them। ठीक है, अब देखो, आपको पता तो है कि आपको ये इवेंट करवाना है, आपके इवेंट का ये कंसेप्ट है। मुझे पता तो है मैं सिंगर हूं और मुझे गाना गाता हूं और मैं एक गाने का कंसर्ट करवाऊंगा। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता किन किन लोगों के लिए मैं ये गाना बना रहा हूँ, किस जॉनर के लिए मैं ये गाना बना रहा हूँ, किस जॉनर के लिए मैं, कि मैंने जेन जी है, मेरी ज्यादा ऑडियंस जेन जी है, मिलेनियल है, जेन एक्स है, मतलब जो भी है, मतलब मैं किस टाइप की मेरी ऑडियंस है, समझ रहे हो? अंडरस्टैंडिंग द व्हाई एंड द हु आल्सो हेल्प्स यू टू मेक हेडवे इनटू द व्हेन एंड वेयर। क्यों और कौन ही आपको लेके जाएगा, कब और कहां तक, समझ रहे हो? क्यों मैं ये इवेंट कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, तब मुझे पता लगेगा। मान लीजिए कि मुझे एक ट्राइबल कम्युनिटी के लिए कोई एक ट्राइबल इवेंट करना है जिसमें मैं वहां की जनजाति की संस्कृति की चीजों को दर्शाऊंगा। अब अब ये इवेंट मैं ट्राइबल लोगों के लिए कर रहा हूं लेकिन कर मैं दिल्ली में बैठ के रहा हूं, मेट्रो सिटी में, तो इज देयर एनी मीनिंग ऑफ दैट इवेंट? नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यार मेरे को जो इवेंट जहां करना चाहिए, छठ पूजा का कोई इवेंट है जो मैं बिहार में करना चाहता हूँ, वहां के लोगों के और लोगों तक भी पहुंच पाए, मैं उस इवेंट को ऐसी जगह कर रहा हूँ साउथ में जाके, कोई सेंस है उसका? नहीं। अब ऐसे ही मान लीजिए कि मैं हम्म, कोई कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस करनी है मुझे। अब दिल्ली के पूरे कॉर्पोरेट एमएनसीज कंपनीज के उसमें प्रॉपर एक पूरा एक नेक्सो नेपो टाइप का पूरा बड़ा प्रोग्राम होगा वो। अब मुझे वहां करना चाहिए वो प्रोग्राम, बट मैं उसको कर रहा हूँ राजस्थान में, जैसलमेर, जोधपुर जाके, जहाँ थार डेजर्ट पूरा होगा। अब मुझे मान लीजिए कि टूरिज्म डेस्टिनेशन का प्रमोशन करना है, ठीक है, और मैं उस टूरिज्म डेस्टिनेशन की जगह रह के उस चीज को ना करके मैं दूसरी जगह जाके कर रहा हूँ। तो देट आर द डिवास्टेटिंग थिंग्स जो आपके प्रोग्राम को और आपके इवेंट को खराब करेंगे। If your target audience all live or work in a specific area, the location of your event might be a no-brainer. Or if they are all part of one industry or a cross section of people, they may be a time of a year that is more appropriate or less busy, that will be boost attendance figures। इनका कहने का मतलब है मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस केवल एक जगह से बिलोंग करती है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उस जगह जाके इवेंट कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस पूरी अलग अलग एक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो एक इंडस्ट्री मतलब एक किसी फील्ड ऑफ वर्क से, मतलब कि एक ही टाइप की चीज कंज्यूम करती है, एक ही टाइप का चीजें उनको पसंद है, तो वो एक ही टाइम पे फ्री होंगी, उस टाइम पे आपके इवेंट करना ही आपके लिए अच्छा होगा जिस समय वो सबसे कम बिजी हो। ठीक है। फाइनली व्हाट विल हैपन एट द इवेंट अगेन, व्हेन यू हैव
योर हु एंड व्हाई फ्लैश्ड आउट। इसके कहने का मतलब है इवेंट में क्या होगा, तो दोबारा एक क्वेश्चन उठता है, हु एंड व्हाई। ठीक है। You will have a better idea of which type of event will be most effective. For example, a convention will look very different to a company away day that aims to reward and incentive employees because the overall objective is different. So let this guide you and use any and all resources at your disposal to get inspired. इसका मतलब है, मान लीजिए कि मुझे, जैसे आपने एक दीक्षांत समारोह, एक समारोह देखा होगा जिसमें डिग्रियां मिलती बच्चों को। अब यार, ऐसा इवेंट में एक कंपनी के लिए कर सकता हूँ क्या? नहीं ना। दैट टू थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। ठीक है। एक में मैं बच्चों को डिग्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक कंपनी कंपनी के इवेंट्स में मैं उनको इंसेंटिवाइज कर रहा हूँ, उनके एम्प्लॉयज की मतलब अवार्ड वगैरह दे रहा हूँ, अवार्ड सेरेमनी होगी। तो हाँ, दिखने में चाहे दोनों चीज सेम हो, बट वैसे बहुत अलग है। ठीक है। अगला हमारा है कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। दीज टू आर सिमिलर थिंग्स। व्हेन यू हैव योर कंसेप्ट द प्लानिंग कैन बिगिन। अब तुम्हारे दिमाग में कंसेप्ट बन चुका है कि तुम्हारा इवेंट कैसा होगा, तो तुम प्लान करना स्टार्ट करोगे। ठीक है। बच्चों 2 मिनट रुको। अब जब आपके दिमाग में कंसेप्ट आ चुका है अपने इवेंट का, तो आपकी प्लानिंग स्टार्ट होगी। प्लानिंग मतलब कि अब आपका पूरा वेन्यू, लोगों से मिलना, पीआर कैंपेन, आउटरीच, प्रमोशन, मार्केटिंग, रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ जनरेट होगी, तो एक प्लान बनेगा ना पूरा। तो दिस इज मोस्ट लाइकली वन ऑफ द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस बिकॉज दे विल लाइकली बी क्वाइट अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू कवर। इसके कहने का मतलब है कि ये सबसे लेंथीएस्ट पार्ट है प्रोसेस का। In the coordination phase, you will be looking at deciding on a theme, nailing down a solid budget, drawing up an itinerary, searching for a venue, planning caterers, booking entertainment, sourcing equipment, coordinating transport, risk assessment and security, contingency plan। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर जब आपने इवेंट का कंसेप्ट सोच लिया तो भाई आप प्लान करोगे, एक थीम सोचोगे। सॉरी बच्चों साउंड के लिए, बट मेरा अभी खाना बन रहा है साथ में। तो आज मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, तो आज मैं अपने घर पर हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड मैं घर पे ही कर रहा हूँ। सो थोड़ा डिस्टरबेंस है, कुछ टाइम के लिए रहेगा, 5 से 6 मिनट के लिए, बट उसके लिए माइनर सॉरी। बट मेरा जो वॉइस है वो पूरा क्लियर रहेगा, इसकी मेरी गारंटी है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन फेज में हम क्या करेंगे ना, डिसाइडिंग ऑन अ थीम। सबसे पहले हम एक डिसाइड करेंगे कि यार हमारा ये प्रोग्राम इस थीम में रहेगा। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए कोई प्रोग्राम में बना रहा हूँ, तो उसकी एक थीम प्रॉपर उसी तरीके से रहेगी। जैसे कि कुछ कुछ डांस होंगे, कुछ मतलब कि मान लीजिए सॉन्ग्स होंगे, तो वो उसी तरीके से प्री प्लान्ड होंगे। नेलिंग डाउन ऑन अ सॉलिड बजट। सॉलिड बजट मतलब कि आप मान लीजिए कि प्रोग्राम, आप जैसे कि आपको एक चीज बताता हूँ मैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ठेकेदारों को। जब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो सबसे कम बोनी लगाता है बोली ऑक्शंस में, उसको वो मिलता है। ठीक है, ठेकेदारों को। और ऑक्शंस में क्या होता है,
ये तो हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टर्स का बात, ठीक है। और ऑक्शंस में क्या होता है, मैंने किसी पेंटिंग का सबसे बड़ा कीमत लगाया तो वो मुझे मिलेगा, ठीक है। एक होता है कमाने के लिए, एक होता है काम करवाने के लिए। अब मेरा यार, मैंने मान लीजिए कोई इवेंट का बजट है 5 लाख, मतलब कि कोई, मान लीजिए कि किसी को इवेंट करवाना है, उसका बजट है 5 लाख, और मैं उसको बता रहा हूँ 10 लाख, डबल बजट बता रहा हूँ, या फिर बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, तो वो मेरे से ना करवा के ऐसे आदमी को हायर करेगा जो एटलीस्ट 6 7 तक काम कर दे उसका। पांच जो बजट अपन सोचते हैं, देखो, सबसे पहला आपका है क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। दैट्स द मेन थिंग। आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए, जो एक क्लाइंट सेटिस्फेक्शन जो थिंग होती है ना, वो हमेशा आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, ठीक है। ड्राइंग अप एन आइटिनरी, आइटिनरी का मतलब होता है अगर ज्यादा दिन का प्रोग्राम है तो प्रॉपर डे वन डे टू डे करिकुलम की तरह आपकी एक आइटिनरी होगी। सर्चिंग फॉर अ वेन्यू, वेन्यू का मतलब आप जगह डिसाइड करना। प्लानिंग कैटरर्स, डेकोरेटर्स, जगह को डेकोरेट करने वाले, खाना बनाने वाले, खाना सर्व करने वाले, सब कुछ पूरा एक डाइनिंग डिसाइड होगा। बुकिंग एंटरटेनमेंट, स्पीकर्स एक्टिविटी, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्पीकर्स, और हर इवेंट में ही स्पीकर्स वगैरह, लाइटिंग वगैरह, इन सब की जरूरत होती है, तो इसकी वजह से हमारा ऑडियो एंड लॉजिस्टिक एक चैप्टर भी बढ़ता है प्रॉपरली। जैसे रेवेन्यू मॉडल, स्पॉन्सरशिप मॉडल इसका एक पार्ट था, तो हमारा एक चैप्टर बढ़ा। तो सिमिलरली हमारा एक चैप्टर और बढ़ेगा जिसमें ऑडियो एंड लॉजिस्टिक वगैरह, वीडियो विजिबिलिटी, ये सब चीजें भी हम पढ़ेंगे। सोर्सिंग इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स मतलब कि हम सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह जितने भी हैं उनका, उनको हायर करेंगे। इधर परचेज कभी कोई नहीं करता है, बड़े जितने भी इवेंट होते हैं, छोटे बड़े कितने भी इवेंट हो, वी विल हायर समवन टू डू दैट थिंग्स। कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन के लिए मतलब मान लिया यार, आपका इवेंट में कुछ सेलिब्रिटीज तो ऐसी होंगी, सेलिब्रिटीज भी नहीं, एटलीस्ट वर्क सर्विस वाले होंगे, प्रोफेशनल सर्विस वाले होंगे, जो भी आएंगे तो उनके लिए वो कहाँ स्टे करेंगे, उनके लिए अकोमोडेशन होगा, उनके लिए ट्रांसपोर्ट, उनको लाने ले जाने की व्यवस्था होगी, ठीक है। रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी, मान लीजिए आगे आपके इवेंट में कुछ दिक्कत हो जाए, आपको मैंने उस दिन भी समझाया था, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, पानी वगैरह, इन सब चीजों के लिए तो रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी होना चाहिए। कंटीजेंसी प्लान, इसका मतलब होता है कि इंस्टेंटली मान लीजिए कोई आपको फंड चाहिए, वही वो वाला सीन है ये वाला, ठीक है। कंटीजेंसी एक राशि भी होती है, कंटीजेंसी फंड होता है, इंडियन कंटीजेंसी फंड। ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का भी एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, तो उसमें भी आप देखेंगे। और this list is by no means exhaustive. It may be shorter or longer based on the size, on the scope of your event. जितना बड़ा event उतनी बड़ी list. But the point is that throughout the coordination part of the process, you need to ensure all your bases are covered. Bases मतलब कि आपकी जो, आपकी अगर किसी मकान की नींव ही, सॉरी बच्चों, आपके अगर किसी मकान मकान की नींव ही कमजोर है, तो वो मकान तो वैसे ही कमजोर होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था, किसी फाउंडेशन ही कमजोर है तो वो मकान भी कमजोर ही होगा। इसका मतलब, इसका कहना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके इवेंट का बेस ही कमजोर है, बेस का मतलब होता है कि आपने प्री प्लान करके जो थीम आपको चाहिए, यार आप कोई कोई भी कोई प्रोग्राम करा रहे हो, अब उसमें आपको स्पीकर्स, माइक वगैरह, ये सब तो बहुत बेसिक फैसिलिटीज है, और आप यही भूल गए, तो ऐसे नहीं चलता ना। वही चीज है, इट्स स्टार्ट फ्रॉम द, आप कुछ, चलो कुछ अच्छी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप बोर नहीं होंगे। देखिए, ये बड़ा इजी है। इवेंट मैनेजमेंट, टारगेटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, शेड्यूल, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, क्रिएटिविटी, लोकेशन, ये सब चीजें आप समझ रहे हैं। अब जैसे मैं आपको अगर एक बड़े लार्ज स्केल इवेंट सक्सेस, यार ये तो बहुत अलग चीज हो जाएगी आप लोगों को अभी। ये अभी आप लोग, एक बिग इवेंट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, वो सब चीजें देखो। लार्ज स्केल इवेंट प्लानिंग, न्यूमरस
चैलेंजेस दैट सस्पेंड, आपको प्लानिंग के मैं एक एक इवेंट समझा देता हूँ, ये लो। की कंपोनेंट्स ऑफ इवेंट प्लानिंग: बजट, शेड्यूल, साइट सिलेक्शन, परमिट्स। ये देखो ना, सबसे पहले ये देखो, बजट, वेयर इट्स लेविश और इकोनॉमिकल, इवेंट प्लानर नीड टू, वेदर बजट वाला पॉइंट इसमें, वेदर इट्स लेविश और इकोनॉमिकल, ओके, समझ गया। मतलब इसका मतलब ये बेसिकली, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था इसमें कि इवेंट प्लानर में ये सब चीजें कैसे डालती होगी, तो बजट और रेवेन्यू मॉडल में आना चाहिए था। बट यार आप कोई भी इवेंट प्लान कर रहे हो तो उसका बजट भी प्लान करोगे। अब देखो देखो यार, कोई इवेंट चाहे इकोनॉमिकली हो, इकोनॉमिकली मतलब कम पैसे में हो, चाहे बड़ा इवेंट हो, इवेंट प्लानर नीड टू बी कंसेंटाइसस ऑफ एवरी पेनी दे स्पेंड। इसका मतलब ये है, कंसाइटस का मतलब होता है, मान लीजिए कि जो पैसा आप लगा रहे हैं ना, कंसाइटस का एक सीधा मतलब यही है कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वो दिखना चाहिए। सीधी बात है यार, आप पैसा लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब ना हो। देखो, जो पैसा लगे वो दिखना भी चाहिए। शेड्यूल, इवेंट्स नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू अ मैनेजेबल चंक्स, प्लानर नीड टू मैप आउट हाउ मच टाइम बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर दे विल नीड टू पुल ऑफ द इवेंट। इसका मतलब ये है कि हर इवेंट स्टार्ट कब होगा, खत्म कब होगा, और इवेंट खत्म होने के बाद कितना टाइम, सब कुछ टाइम लगेगा। तो ये सब चीजें एक पूरी पूरी प्री प्लान्ड मैनर में होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद साइट सिलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, बस साइट सिलेक्शन होगा, परमिट्स, एवरी नेबरहुड, ये वाला पॉइंट जरूर देखें आप, एवरी नेबरहुड हैज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट्स परमिशेबल एंड व्हाट्स इजंट, यू मे नीड टू क्लियर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट विथ द सिटी बिफोर यू कैन मूव फॉरवर्ड। मेरे कहने का मतलब ये, काफी सिटी होती है जहाँ पे 10 बजे के बाद आप कोई बड़ा, जैसे जयपुर है, आप कोई छोटा इवेंट 10 बजे के बाद नहीं कर सकते, बट बड़े इवेंट्स के लिए आप परमिशन ले सकते हैं। यू नीड यू नीड टू टेक अ परमिशन फ्रॉम अ जेडीए वगैरह, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल सोसाइटीज वगैरह, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह से आप ले सकते हैं। ओके। इसके बाद क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन मैंने आपको समझाया। सिक्योरिटी, इवेंट प्लानर्स नीड टू, ये देखिए, इवेंट प्लानर नीड्स टू डिटरमाइन हाउ टू कीप गेस्ट सेफ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। कई बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह, ऐसे इवेंट में चले जाते हैं, ओके, गलती से मैंने आपका पीडीएफ, कई बार आपके इवेंट्स में क्या होता है कि कई बार ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, स्टैम्प पैड बैंगलोर का इवेंट, तो और अब उसमें गेस्ट को भी सेफ निकालना है, ऑडियंस को भी सेफ निकालना है, तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो अगला चीज है इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग का मतलब होता है, इस देयर से डिजास्टर ड्यूरिंग द इवेंट, टोर्नेडो, हरिकेन, इस टाइप की चीजें नहीं आएंगी। इंडिया है, इंडिया में नहीं आएंगी। देयर नीड टू बी क्लियर इवेक्यूएशन रूट टू रिड्यूस कंफ्यूजन ड्यूरिंग अ chaotic टाइम का मतलब होता है बेसिकली जब भगदड़ का टाइम हो। अब मान लीजिए कि यार आपने एक इवेंट कराया ओपन स्टेडियम में, और बहुत तेज तूफान आ गया जिसके चक्कर में आपका इवेंट ही खराब हो गया, तो भगदड़ तो मचेगी। भगदड़ मतलब स्टैम्पेड तो होगा। अब स्टैम्पेड होगा तो एक क्लियरली एग्जिट गेट और एक प्रॉपर एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके। समझ गए? टैलेंट, इफ यू इफ योर इवेंट फीचर्स कीनोट स्पीकर्स, एंटरटेनमेंट और कॉन्फ्रेंस लीडर्स, यू विल नीड टू नेगोशिएट द टर्म्स लॉन्ग बिफोर द इवेंट। सीधी बात है यार, आप कुछ भी जो चीजें मंगा रहे हैं, मान लीजिए आपके इवेंट के लिए आपको होस्ट चाहिए, नेगोशिएशन स्किल मैंने आपको उस दिन भी बताई थी। यू हैव सम नेगोशिएशन स्किल टू डू सम इवेंट, क्योंकि बजट में करना है यार आपको। डेकोर एंड केटरिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अब आ जाइए वापस अपने पे। हम्म, हमारे पास 10-15 मिनट और बचे हैं, तो हम उसमें कंट्रोल देखना है, हमें क्यूमुलेशन देखना है और क्लोज आउट देखना है। क्लोज आउट सबसे अच्छे से समझना है। कंट्रोल मैंने आपको बताया कैनवास वगैरह के बारे में।
ठीक है, कैनवास का मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि एक पेंटर कैसे अपने संभालता है अपनी सारी चीजों को। इवेंट कंट्रोल मीन्स जस्ट सेइंग just that, staying in control, be sure to keep things and stick to your plan as far as possible। मतलब बेसिकली जो आप काम कर रहे हैं ना उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। इफ यू स्टार्ट टू गो ऑफ साइट एंड get distracted, it's possible that you might waste time, money, or both on resources that will feed the why you established at the concept stage। आपको हमने पहले ही बोला था कि कंसेप्ट, जब हमने कंसेप्चुअलाइज किया था अपने इवेंट को, तो उसमें पहला क्वेश्चन उठा था वाई, हम क्यों कर रहे हैं इसको। तो देखो, अगर आप कंट्रोल्ड मैनर में किसी फंक्शन, यार आपको जहां पैसा जितना बहाना चाहिए आप उसकी जगह कुछ ज्यादा वहां लगा दे रहे हो, तो आपका जो वाई क्वेश्चन था ना वो बिगड़ जाएगा। इट मे बी हेल्पफुल टू ड्रॉ up a timeline before you start planning and set yourself clear targets of what should be done, when it should be done by, and who is responsible for it। You can't be too much of a control freak in event management, so keep your eyes on the prize, ensure you have a clear understanding of what your event will look like before you do anything else। इसका मतलब है बेसिकली आप जब पूरा टाइमलाइन बना रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इस इवेंट को किस लिए कर रहे हैं, क्या इसका सब कुछ होगा, और क्या हम इससे कमाएं। बेसिकली सबसे पहले जो एक, देखो इनिशियल फेज में एक इवेंट मैनेजर में क्या होता है ना दिमाग में, कि दे डोंट वांट टू अर्न, दे जस्ट वांट टू डू वर्क। सबसे पहले हर किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, उसके बाद तो फेम, एक बार फेम आएगा तो अपने आप आएगा। जैसे कि आप लोगों ने अभी रवि किशन की लाइन सुनी होगी, मनी फॉलोज माय ब्रदर। ओके, सॉरी टू गेट टू स्टिक विद अ मीम, बट लॉजिकली सच बात है वो। फेम होगा, प्रमोशन होगा, आपकी कंपनी में पैसा अपने आप आएगा। अब 2 मिनट के लिए सब, अब आ गए कि इवेंट कंट्रोल। Event control also means managing supplier and vendor relationship। If you are working with the other businesses, you are responsible for ensuring everyone is on the same page, establish regular contact with the suppliers and the vendors, and ensure they are fully briefed on your expectations, goal, and contingency plan। Lack of communication will come back to bite you should anything go wrong, so again be sure to cover all of your bases। बेसिकली इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि आप केवल इवेंट मैनेजमेंट की ही, आप इवेंट मैनेजर तो हैं लेकिन आपके साइड बिजनेस भी कोई है, या फिर आपका नहीं है किसी और के साथ है, तो आपका उनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे होने चाहिए, कि आप जो उनको टाइम पे बोल रहे हैं वो टाइम पे कर रहे हैं, आप जिन चीजों के लिए बोल रहे हैं वो चीजें वो ला रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब हर चीज ऑन टाइम होनी चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करनी चाहिए। मीट मतलब जो आप चाह रहे हैं वही होना चाहिए। क्यूलिमिनेशन का मतलब होता है इन इवेंट क्यूलिमिनेशन वी रीच द क्लाइमेक्स द बिग डे इटसेल्फ। योर इवेंट हैज कम टू fruition and it's time to get the show on the road, but your job as an event manager doesn't stop when the event starts, in fact it's really only just begin। इसका मतलब होता है कि जिस दिन आपका इवेंट स्टार्ट होगा, आपका क्यूलिमिनेशन स्टार्ट होगा। क्यूलिमिनेशन का मतलब आपको दिखेगा कि आपने क्या काम किया है। The culmination phase involves communicating with suppliers, vendors, and staff, keeping on a close eye on timelines, monitoring security, ensuring everything is set up at the right time, etc. Just like the control phase, culmination is about steering the ship in the right direction and putting into the action contingency or backup plans if it goes off course। इसका मतलब बेसिकली यही है कि आप जब, ये कंट्रोल फेज की तरह ही है, कंट्रोल फेज का सब पार्ट ही है। जैसे कंट्रोल एंड कैनवास था ना, सिमिलर यही है कि जो चीज आपने करी है वो राइट डायरेक्शन में है कि नहीं है, वही चीज आपको। बेसिकली बच्चों कुछ इशू आ गया था तो जिसकी वजह से मैंने 2 वीडियो कंबाइन करी है। फर्स्ट वीडियो थोड़ा दिक्कत आ गई थी उसमें कुछ, तक मैंने आपको क्यूलिमिनेशन फेज बताया था। तो ये बेसिकली कंट्रोल फेज की तरह ही है कि नो मिस्टेक्स के साथ आपका इवेंट कंप्लीट हो जाए,
जो भी थ्रू आउट द कोर्स हो रहा है आपके इवेंट में वो आपको ध्यान रखना है, आपकी प्लानिंग की तरह चले। ठीक है। हाउ वेल यू परफॉर्म अंडर प्रेशर एंड हाउ टाइमली दिस इशू इज कम्युनिकेटेड टू यू व्हेन इट डज अकर। मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है, तो वो टाइमली ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। और जिस स्टेज पे दिक्कत हो रही है, उस स्टेज का कोई ऑर्गेनाइजर हो, मान लीजिए कि आपको यार आपके मार्केटिंग फेज में कोई दिक्कत आ रही है, मान लीजिए कि आपका इवेंट चल रहा है, अब आपके ऑडियो सिस्टम में अचानक से कोई दिक्कत आई, तो आपके पास उस अंडर प्रेशर में परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्रिएटिविटी वर्क रहेगा, और वो कितनी देर में ठीक हो जाएगा, वो सब चीजें इसमें आती हैं। क्लोज आउट। द क्लोज आउट फेज इज व्हाट कम्स आफ्टर द इवेंट इज ओवर। इसका मतलब है कि इवेंट खत्म होने के बाद क्या होगा। दिस कैन इंक्लूड ensuring the venue is clean and tidy, liaising with the staff and closing off with any caterers and entertainers। इसका मतलब ये बेसिकली जब इवेंट खत्म होगा ना, अब देखो, जो ऑडियंस होगी वो तो गंदगी मचा के जाएगी जाएगी, तो इवेंट जो आपका वेन्यू वो साफ होना चाहिए। ठीक है। और वहाँ जितने भी केटरर्स है, एंटरटेनर्स है, जितने भी, सबको अपना अपना पैसा मिल जाना चाहिए। ये सब चीजें आपको होना चाहिए। क्लोज आउट ऑल्सो एक्सटेंड टू पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट। बेसिकली एक एक लास्ट एक चीज और होती है, पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट। पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है, इवेंट मैनेज तो आपने पूरा कर लिया, अच्छा इवेंट भी हो गया, शानदार इवेंट हो गया, लेकिन उसके बाद है आप लोगों से फीडबैक तो लोगे ना यार, इवेंट कैसा हुआ। आप खुद के हिसाब से थोड़ी देख सकते हो। एवरीथिंग गोज विद योर प्लान, बट हाउ, ये आपको कैसे पता लगेगा। वो चीजें पता होनी चाहिए ना। फिर है सच इज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स, इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस, थैंकिंग अटेंडीज एंड स्टाफ। इसका मतलब होता है मान लीजिए कि इवेंट खत्म हुआ, अब मैंने जो क्लाइंट है, क्लाइंट से स्टैंड लिया, क्या क्या इवेंट अच्छा हुआ। अगर क्लाइंट बोलेगा तो मैं मानूंगा कि मेरा इवेंट अच्छा हुआ। इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस, कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, कि यार कि ठीक है, शानदार हुआ, गुड हुआ। थैंकिंग अटेंडेंस एंड स्टाफ, जो लोग आए उनको थैंक्स गिविंग करना, स्टाफ को थैंक्स गिविंग करना कि उनकी सर्विसेज उन्होंने शानदार की। रिव्यूइंग द बजट, अब जो आपने पूरा प्रोग्राम किया है वो बजट के अंदर हुआ कि नहीं हुआ, एटसेट्रा। ठीक है। although you may just want to have a long lie down after your event, post event management will help you to understand if and how you reach your goals for the event and how you can use the momentum gained from its move forwards। इसका मतलब होता है कि पूरा इवेंट स्टार्ट करने से लेकर एंड तक एक बहुत बड़ा फेज है। अब उस फेज को कंप्लीट करने के बाद जब आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे हुआ, वहां आता है मेन पॉइंट। समझे कि इवेंट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्लाइंट को जो पैसा देना है कि वो गया कि नहीं गया, वेन्यू साफ है कि नहीं, और जितने भी स्टाफ आए, ऑडियंस आई, सेलिब्रिटीज आई, उनका अकोमोडेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन उनके ले जाने और भेजने की जो फैसिलिटीज थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। तो दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू मच टुगेदर। ठीक है। और सबसे एंड चीज कि आपने जो प्रोग्राम किया वो बजट में हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब आगे जो हम बच्चों पढ़ेंगे ना, मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ा बहुत। आगे आएगा इवेंट रेवेन्यू मॉडल, टिकट सेल, रजिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, एग्जीबिटर स्टॉल रेंटल्स, मर्चेडाइजिंग, ये सब चीजें आएंगी। और साथ में दो इवेंट रेवेन्यू मॉडल और स्पॉन्सरशिप साइकिल, लाइफ साइकिल, ये दोनों हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है। ऐसे करते हुए हम स्पॉन्सरशिप साइकिल तक जब पहुंचेंगे, उसके बाद जो वेन्यू लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग जो प्रमोशन होगा ना, ये रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स मैंने आपको थोड़ा बता दिया है, मार्केटिंग प्रमोशन वगैरह ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। वेन्यू एंड लॉजिस्टिक के बाद आपको मार्केटिंग प्रमोशन बताऊंगा मैं। ठीक है। ये एक चैप्टर है पूरा, पोस्ट इवेंट इवेल्यूशन, जो मैंने आपको बताया, पोस्ट इवेंट मैनेजमेंट, ये उसी का पार्ट है। ठीक है। तो हमारा कल का टॉपिक क्या रहेगा, इवेंट रेवेन्यू मॉडल। आप लोग इसके बारे में क्या करेंगे ना, थोड़ा ऑनलाइन जाके देखेंगे आज। समझ रहे हैं? थोड़ा ऑनलाइन जाके देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कि कैसे वर्क करता है रेवेन्यू मॉडल, कैसे वर्क करता है स्पॉन्सरशिप साइकिल, कैसे वर्क करती है। ठीक है। तो बच्चों, अब जो जो यहाँ लोग हैं अभी, तो उन लोगों को मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। अब तक हमने जो भी पढ़ा, अब तक हमने जो भी पढ़ा, उसके काफी एग्जाम्पल्स भी देखे, साइट विजिट भी करी, बहुत चीजें उसमें करी, और हम जो आगे करेंगे भी,
उसके लिए तो मैं आपको पूरा एक बजट मैनेजिंग पूरा समझाऊंगा कि कैसे करते हैं, रेवेन्यू मॉडल पूरा समझाऊंगा, स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल पूरा समझाऊंगा कैसे लाया जाता है। आपको मैं प्रॉपरली तरीके से बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप जो लाता है उसके टारगेट्स क्या होते हैं, वो कैसे एक स्पॉन्सर को, कैसे मैं एक अपने इवेंट के लिए कोको कोला कंपनी को ले आऊंगा यार, कैसे मैं रियलमी को आया ले आऊंगा, कैसे मैं वीवो को लेके आऊंगा, कैसे छोटे मोटे वेंडर्स जो कंपनियां होती हैं लोकल स्टेज पे होती हैं, काफी शॉप्स होती हैं बड़े बड़े होती है, जैसे मान लीजिए कोई कई जगह अग्रवाल स्वीट्स होगी, जोधपुर स्वीट्स होगी, ठीक है, काफी पाइप की कंपनियां होगी, वायर्स की कोई शॉप्स होंगी बड़ी बड़ी, वो भी हमें स्पॉन्सरशिप करेंगी। लोकल लेवल पे कैसे स्पॉन्सरशिप लाऊंगा, हायर लेवल पे कैसे स्पॉन्सरशिप लाऊंगा, मेगा इवेंट्स के लिए कैसे स्पॉन्सरशिप लाऊंगा, ठीक है, ये सब भी मैं आपको समझाऊंगा। मेरे क्या है ना कि पहली वीडियो के एंड में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो उसकी वजह से मैंने सेकंड वीडियो बनाई है, और ये मैं उसके साथ ही अटैच कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू आज के लिए, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, इवेंट रेवेन्यू मॉडल, स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल कल करेंगे। चलो बच्चों, बाय। थैंक यू।